एक प्रगतिशील राज्य की छवि के बावजूद पश्चिम बंगाल में महिलाओं और मुसलमानों की सत्ता पर पकड़ काफी कमजोर रही है। 2011 की जनगणना, जो 15 वर्ष पुरानी हो चुकी है, दर्शाती है कि पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 27% है। इसके बावजूद जहां नीतियां बनाई जाती हैं, वहां से उनकी आवाज अक्सर गायब रहती है। ये अध्ययन नीति निर्माण के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में उनकी इस विशिष्ट अनुपस्थिति को प्रमाणों के साथ दर्ज करता है, जबकि वाम मोर्चा और तृणमूल कांग्रेस की लगातार सरकारों के दौरान उनका चुनावी महत्व काफी अधिक रहा है। मुसलमानों को आज भी न तो विधायकों के रूप में और न ही महत्वपूर्ण समितियों के प्रमुखों के रूप में पर्याप्त प्रतिनिधित्व मिला है। विधायी समितियों में स्थिति पश्चिम बंगाल की 17वीं विधानसभा राज्य की जनसांख्यिकीय संरचना और प्रतिनिधित्व के बीच एक बड़ी खाई को उजागर करती है। समितियों के कुल विशिष्ट पदों में मुसलमानों की हिस्सेदारी मात्र 14.8% है। यदि अल्पसंख्यक मामलों की स्थायी समिति, जिसमें स्वाभाविक रूप से अल्पसंख्यक समुदायों के सदस्य अधिक होते हैं, को हटा दिया जाए, तो ये हिस्सेदारी गिरकर 14.4% ही रह जाती है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में कम प्रतिनिधित्व का यह सिलसिला दशकों से चला आ रहा है। 2011 में 20.4% विधायक मुस्लिम थे, लेकिन 2021 तक ये संख्या गिरकर 14.7% रह गई, जो उनकी जनसंख्या हिस्सेदारी की तुलना में 12% से कम है। अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) का प्रतिनिधित्व मुसलमानों के विपरीत पश्चिम बंगाल की विधायिका अनुसूचित जातियों और जनजातियों का बेहतर प्रतिनिधित्व करती है। विधानसभा में उनका प्रतिनिधित्व अब उनकी जनसंख्या के हिस्से के बराबर या उससे अधिक है। 2021 में एससी और एसटी विधायकों की संख्या विधानसभा में 34.2% थी, जो उनकी 29.3% जनसंख्या से अधिक है। हालांकि समितियों के अध्यक्ष पदों के मामले में सामाजिक समूहों का प्रतिनिधित्व अभी भी असंतुलित है। जहां मुसलमानों के पास 18.4% अध्यक्ष के पद हैं, वहीं वर्तमान में एक भी एसटी अध्यक्ष नहीं है। विशेष रूप से स्कूल शिक्षा की स्थायी समिति में मुस्लिम प्रतिनिधित्व शून्य है। राजनीति में महिलाओं की भूमिका हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल की राजनीति में महिलाओं का महत्व काफी बड़ा है, लेकिन ये उन हैवीवेट समितियों में सार्थक भागीदारी में नहीं बदल पाया है जहां महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय लिए जाते हैं। वित्त और योजना, उच्च शिक्षा और स्कूल शिक्षा जैसी कई महत्वपूर्ण समितियां ऐसी हैं जिनमें एक भी महिला सदस्य नहीं है। 2021 में महिलाओं की जनसंख्या हिस्सेदारी और विधानसभा में उनकी वास्तविक संख्या के बीच 36% अंक का भारी अंतर देखा गया। निष्कर्ष और भविष्य की राह अक्सर ये माना जाता है कि पश्चिम बंगाल अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रगतिशील, निष्पक्ष और समावेशी है। लेकिन कड़वी सच्चाई ये है कि निर्णय लेने की शक्ति अभी भी एक छोटे समूह के हाथों में केंद्रित है। न्याय के आदर्शों पर चलने वाले समाज के निर्माण के लिए ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि हर वर्ग की आवाज सुनी जाए, विशेषकर उन लोगों की जिन्हें लंबे समय से हाशिए पर रखा गया है। 2026 में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव इन समस्याओं को सुधारने का एक अवसर हो सकते थे, लेकिन सभी प्रमुख दलों के उम्मीदवारों की सूची को देखने पर ऐसा लगता है कि ये सुधार फिलहाल दूर का सपना बना रहेगा। राजनीतिक दलों के लिए टिकट वितरण अक्सर एक गणितीय गणना बन जाता है, जहां जिताऊ उम्मीदवार की आड़ में उन समुदायों को नजरअंदाज कर दिया जाता है जिनकी पहुंच संसाधनों और शक्ति के केंद्रों तक नहीं है। समावेशी लोकतंत्र का तकाजा है कि विधानसभा केवल कानून बनाने वाली जगह न रहे, बल्कि वो राज्य की वास्तविक जनसांख्यिकी का आईना बने। साबर इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट इसी अंतर को रेखांकित करती है और ये आह्वान करती है कि समावेशिता केवल नारों तक सीमित न रहे, बल्कि वो विधायिका के भीतर उपस्थिति के रूप में दिखाई दे। अंततः, यदि हमें सामाजिक न्याय और मानव विकास को हाशिए से उठाकर मुख्यधारा के विमर्श में लाना है, तो हमें विधानसभा की संरचना को अधिक समावेशी और विविध बनाना होगा। ये केवल एक राजनीतिक सुधार नहीं, बल्कि बंगाल के लोकतांत्रिक भविष्य के लिए एक अनिवार्य आवश्यकता है।